हे गाइस, वेलकम टू कॉन्शियसनेस कोचिंग। आज हम आपको एनवायरनमेंट के एक अलग टॉपिक से लाए हैं। ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक में हम जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म है एनवायरनमेंट से रिलेटेड उनको डिस्कस करेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके चांसेस आने के बहुत ज़्यादा आरआरबी एनटीपीसी में भी हैं और जो सीजीएल आने वाला है उसमें तो है ही और यूपीपीसीएस का जो 2021 का आएगा उसमें तो बहुत ज़्यादा ही चांसेस हैं इसके आने के। एनवायरनमेंट क्योंकि बहुत ज़्यादा जो यूपीपीसीएस वाला एग्ज़ाम है उसमें वो फॉरेस्ट वाला एग्ज़ाम जो है वो भी साथ में करवाते हैं, इस वजह से एनवायरनमेंट का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए आज हम डिस्कस करते हैं एनवायरनमेंट का ये टॉपिक। तो पहला एक नागोया प्रोटोकॉल 2010 और बायोडाइवर्सिटी। अब ये है क्या? नागोया प्रोटोकॉल जो था ये 2010 में आया था, ठीक है, और ये बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। यानी बायोडाइवर्सिटी को हमें जब कंजर्व करना है उससे रिलेटेड हमने नागोया प्रोटोकॉल को साइन करा था, ठीक है। फिर एक है कार्टेजिना प्रोटोकॉल, ये 2000 में आया था और ये भी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड था कि बायोडाइवर्सिटी का हम कंजर्व करें, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ होती हैं, किसी दिन की प्लांट की भी हो सकती हैं और एनिमल की भी हो सकती हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की बात कही थी कार्टेजिना में, लेकिन साथ में हम जीएम क्रॉप्स के भी रिलेटेड था। जीएम क्रॉप्स क्या होती हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, यानी कि जब हम किसी भी क्रॉप्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देते हैं यानी उनके जीन्स में कुछ परिवर्तन कर देते हैं तो उनको जीएम क्रॉप्स बोला जाता है। उनसे रिलेटेड ये आया था क्योंकि कुछ जीएम क्रॉप्स हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए ये कार्टेजिना प्रोटोकॉल को साइन करा गया था। फिर आता है बायोस्फीयर रिजर्व। तो सवाल उठता है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क में अंतर होता है। नेशनल पार्क में पर्टिकुलर हम एक स्पीसीज़ की कंजर्व के लिए बात करते हैं, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में हम पूरे उस एरिया की कंजर्वेशन की बात करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में हम जो होगा पूरा एक एरिया होगा, उसके पूरे उस एरिया को कंजर्व करने की बात करेंगे, लेकिन नेशनल पार्क में केवल पर्टिकुलर उस स्पीसीज़ जैसे टाइगर हुआ, एलिफेंट हुआ, वन हॉर्न राइनो हुआ, इन सब के प्रोटेक्शन की बात करेंगे। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होगा? पर्टिकुलर पूरा वो एक एरिया हो जाएगा। तो इसको रिजर्व करने के लिए यानी बायोस्फीयर रिजर्व जो हो गया था ये इस्टेब्लिश करा गया था मैब यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत इसको इस्टेब्लिश करा गया था, ठीक है। अब अगला आता है एनजीटी। एनजीटी क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये एक तरह का एक्ट है यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में इस्टेब्लिश करा गया था, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे कि एक आर्टिकल 21 है, ये हम लोग को राइट टू लिविंग होता है यानी कि हमें अपने जीने का अधिकार है। लेकिन आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट एनजीटी ने ये कहा है कि जो क्लीन एनवायरनमेंट है, हमें स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार है, तो ये भी आर्टिकल 21 में आ जाता है। तो यहाँ से आपका एक ये पॉलिटी का भी टॉपिक जुड़ गया है कि क्लीन एनवायरनमेंट जो है ये एक राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है और उसमें भी क्लीन एनवायरनमेंट जो है वो आर्टिकल 21 में ही आएगा, ध्यान रखिएगा। अब आता है स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन ये 1972 में आया था। ये पीओपी से रिलेटेड था। पीओपी यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जब गाड़ियाँ चलती हैं तो गाड़ियाँ चलते चलते इतना ज़्यादा धुआं वो इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देती हैं अपने अंदर से धुआं कि वो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में ही रहने लगते हैं वो पार्टिकल। जब वो एटमॉस्फेयर में रहने लगते हैं पार्टिकल तो उनका नाम रख दिया जाता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ठीक है। ये है स्टॉकहोम कन्वेंशन। फिर आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल एक शहर का नाम है जो जर्मनी में है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1989 में आया था, इन्फोर्स हुआ था, लेकिन जो साइन करा गया था 1987 में। ये ओजोन के कंजर्वेशन से रिलेटेड है कि ओजोन का कंजर्व हमें किस तरह से करना है, ठीक है। इतना आपका ये हो गया। अब हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन आए हैं, ये आप देखिए, ये हम क्वेश्चन आपको पढ़ के बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? नेशनल एनिमल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? तो ये डॉल्फिन होता है। डॉल्फिन के बारे में आपको एक बात पता होना चाहिए कि डॉल्फिन जो होती है, डॉल्फिन ये क्या है? ये फिश ना होके एक मैमल है, ठीक है। और क्या खास बात है इसकी? डॉल्फिन की खास बात यह है कि डॉल्फिन जिस पानी में मिलती है तो उसको प्योरिटी का इंडिकेटर बताती है कि अगर डॉल्फिन होगी गंगा में, यमुना में, तो वो ये बताएगा कि हाँ उस पर्टिकुलर जगह का पानी साफ़ है। तो ये क्या होगा? क्लीन वाला है, क्लीनिंग एजेंट यानी कि इंडिकेटर स्पीसीज़ है ये, ध्यान रखिए, इंडिकेटर स्पीसीज़, ठीक है। डॉल्फिन जो होती है वो एक इंडिकेटर स्पीसीज़ होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत सरकार जलवायु एवं पर्यावरण का अध्ययन का राष्ट्रीय
संस्थान कहाँ है? गंडकी में स्थापित करा गया है। गंडकी एक जगह है, भारत सरकार और जलवायु पर्यावरण का अध्ययन करने वाली, यानी कि जब हमें जलवायु से रिलेटेड यानी क्लाइमेट से और पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट का जहाँ पे अध्ययन करा जाता है वो गुड़की में करा गया है। ठीक है। बाघों का घनत्व कितना है? तो ये काजीरंगा में सबसे ज़्यादा, असम में बाघों का घनत्व सबसे ज़्यादा देखा गया है। यानी कि जो कर्नाटक है वो असम जो है वहाँ पे टाइगर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, टाइगर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा देखी गई है। ठीक है। अभी इस समय रिसेंट डाटा के हिसाब से देखा जाए तो टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है? एमपी में है। एमपी में सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन है। ठीक है। अगला देखते हैं कि प्रथम विश्व बाघ सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम बाघ सम्मेलन यानी कि टाइगर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? 2010 में हुई थी, नई दिल्ली में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बाघ से रिलेटेड अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रहा था। एक ये चल रहा था प्रोग्राम TX2, यानी TX2 का मतलब टाइगर की पॉपुलेशन हमें 2 गुनी करनी है 2022 तक। तो इसलिए जो भी टाइगर से रिलेटेड जो भी आपको फैक्ट नज़र आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक फैक्ट तो ये था कि टाइगर का कॉन्फ्रेंस सबसे पहले कहाँ हुआ था? बाघ कॉन्फ्रेंस यानी बाघ सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में 2010 में। ठीक है। अभी हम आपको इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम आपको और ज़्यादा क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू गाइस।